तो लास्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर चुके थे। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उपसय संयोजक यौगिक, उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, आबंधन कैसे होता है, और उसके लिए कुछ थ्योरियाँ दी गई थी। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ था बर्नर नाम का, तो बर्नर ने इसके लिए अपनी एक थ्योरी दी थी। और बर्नर जो था, इस बर्नर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्योंकि सबसे पहले 1893 में लगभग 125 साल से हो चले, इसने क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। तो इस कारण इसे फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बर्नर थ्योरी एक्चुअली थी क्या? तो बर्नर ने क्या देखा था, कुछ कंपाउंड थे एडिशन कंपाउंड, आणविक यौगिक, जैसे COCl3, PTCl4, इनके NH3 के साथ संयुक्त यौगिक या आणविक यौगिक बनाए इसने। संयुक्त यौगिकों का निर्माण किया इसने, ठीक है। एडिशन कंपाउंड बनाए थे इसने NH3 के साथ, और जब इसने NH3 के साथ इसके एडिशन कंपाउंड बनाए थे तो इसे काफ़ी कंपाउंड प्राप्त हुए थे, जैसे COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3, इस तरह के कुछ कंपाउंड इसको प्राप्त हुए थे। और इन कंपाउंडों के आधार पर इनका कलर भी चेंज था, अलग अलग प्रकार का कलर था, अलग अलग यौगिक थे, और इन कंपाउंडों के आधार पर इसने अपनी थ्योरी को दिया था। और इन कंपाउंडों की जब इसने एक्सेस में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करवाई तो उसके बाद कुछ अवक्षेप भी इसको प्राप्त हुए थे, ठीक है। जैसे इस मॉलिक्यूल की क्रिया करवाता है ये AgNO3 के साथ, तो इसे 3 मोल AgCl प्राप्त होते हैं, इसके साथ 2 मोल AgCl प्राप्त हुए, इसके साथ 1 मोल AgCl प्राप्त हुआ, इसके साथ 1 भी प्राप्त नहीं हुआ, 0 मोल AgCl प्राप्त हुए। तो इसके आधार पर इसने क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए एक थ्योरी प्रतिपादित की, एक सिद्धांत दिया कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये कंपाउंड जब मैं AgNO3 के साथ इन सब की क्रिया करवाता हूँ तो AgNO3 के साथ क्रिया करवाने पर इसमें से 3 मोल AgCl निकलते हैं, इसमें से 2 ही निकलते हैं, इसमें से 1 मोल AgCl निकलता है, इसमें से 1 भी नहीं निकलता है। तो इसके आधार पर इसने एक थ्योरी प्रतिपादित कर दी, और उस थ्योरी को ही हम क्या कहते हैं, बर्नर सिद्धांत या वर्नर थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब बर्नर सिद्धांत जो होता है वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली ये है कि जो एडिशन कंपाउंड है उसकी क्रिया के दौरान ये जो कंपाउंड जो मेरे को दिखाई दे रहा है ना COCl3.6NH3, क्या ये कंपाउंड इसी रूप में प्रकृति में पाया जाता है? क्या ये ऐसे ही रहता है? ऐसे भी तो हो सकता है, CONH3 का होल 6 और बाहर क्या हो Cl3, इस रूप में भी तो हो सकता है। तो इसने क्या है अंदाजा लगाया था कि कंपाउंड इसी रूप में नहीं होते, वो इस रूप में भी यानी कॉम्प्लेक्स रूप में भी पाए जाते हैं, और यही हमारे क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो एक सिंपल कंपाउंड है। तो इसने क्या है अपनी थ्योरी में यही बात समझाई थी कि कंपाउंड क्या है डायरेक्ट इस रूप में ना रहकर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको पता है 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये भाग तो टूटता ही नहीं है, और ये आयनिक भाग होता है जो टूट जाता है, और जो भाग टूट जाएगा वो क्रिया करेगा। तो यहाँ से मेरे को 3 क्लोरीन आयन प्राप्त होंगे, जो AgNO3 आधिक्य में लिया जाएगा, अधिकता में लिया जाएगा। अब अधिकता का मतलब ये कि AgNO3 के कई मोल हो सकते हैं, 1 मोल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, आधिक्य में वो तो जितनी ज़रूरत है उतने। तो 3 क्लोरीन प्राप्त हो रहे हैं, तो 3 Ag क्रिया करके 3 AgCl बना देंगे। यहाँ पर कुछ और फॉर्मूला होगा इस तरह से लिखने का, यहाँ कुछ और होगा और यहाँ पर कुछ और होगा, ठीक है।
तो इस तरह से इसने अपनी थ्योरी को दिया था। अब हम इसकी थ्योरी पर आते हैं। अब इसने अपनी थ्योरी देते वक्त दो बातें बताई थी कि प्रत्येक कंपाउंड जो होता है ना वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। यहाँ से इसकी थ्योरी स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनना। अभी तक तो मैंने केवल इसका संक्षिप्त ब्यौरा दिया है आपको कि इसने क्या जानकारी दी थी। अब अपनी थ्योरी में इसने क्या क्या बातें बताई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कहता है बर्नर सबसे पहले कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। और कौन कौन सी दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं देखो, एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, कोई भी कंपाउंड दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, ठीक है। कंपाउंड मैं ऊपर लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, CONH3 का होल 6 और बाहर क्या था Cl3, एग्जाम्पल के रूप में ले लिया मैंने कोई भी। अब इस कंपाउंड में क्या है कि ये कोबाल्ट दो प्रकार की वैलेंसी शो करेगा, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राथमिक संयोजकता होती है, ये प्राथमिक संयोजकता सेंटर मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है कौन सी संयोजकता? प्राथमिक संयोजकता। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है। यह संकुल या सेंटर मेटल एटम भी कह सकते हो, संकुल के कोऑर्डिनेशन नंबर को दर्शाती है। ये किसको दर्शाती है? संकुल के कोऑर्डिनेशन नंबर को दर्शाती है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और ये ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाएगी, कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, इस कंपाउंड में देखकर मेरे को ये बताइए कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था को NH3 निर्धारित कर रहा है या क्लोरीन निर्धारित कर रहा है? एक्चुअली NH3 पर तो आवेश कितना है? 0, उदासीन लिगेंड है भाई। तो यहां पर यदि मैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालूं तो कैसे निकलेगी? X NH3 को 0 और एक क्लोरीन पर -1 आवेश होता है, 3 क्लोरीन पर -3, बराबर में कुछ लिख नहीं रहा है तो 0, X बराबर +3। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को किसने डिसाइड किया? क्लोरीन आयनों ने, ना कि NH3 ने, ठीक है। तो क्या ऑक्सीकरण अवस्था में उदासीन आयनों का कोई योगदान होता है क्या? नहीं होता। और इसने NH3 के साथ ही कंपाउंडों के बारे में बताया था। भाई बात आज की नहीं है, आज तो बहुत नॉलेज है हमारे पास, लेकिन ये 125 साल पहले दी गई थ्योरी थी। उस समय एक लिमिटेड नॉलेज थी, ठीक है, पर आपसे और हमसे तो बहुत ज़्यादा थी, तभी तो आज इसकी थ्योरी को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उदासीन वाले तो ऑक्सीकरण अवस्था में कोई पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, केवल कौन करता है? क्लोरीन आयन, और क्लोरीन पर चार्ज होता है नेगेटिव। तो इसने बताया था सेकंड पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता ऋणात्मक, क्लोरीन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। ऋणात्मक लिगेंड के द्वारा या ऋणात्मक आवेश के द्वारा संतुष्ट होती है या संतुलित होती है। प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा संतुलित होती है? ऋणात्मक लिगेंड के द्वारा। और द्वितीयक संयोजकता, तो द्वितीयक संयोजकता देखो उदासीन लिगेंड के द्वारा भी हो सकती है और ऋणात्मक लिगेंड के द्वारा भी हो सकती है और धनात्मक के द्वारा भी हो सकती है। लेकिन एक्चुअली जब बर्नर ने थ्योरी दी थी तो उस समय धनायनिक लिगेंडों के बारे में नॉलेज थी ही नहीं कि धनायनिक लिगेंड भी होते हैं। तो इसने अपनी थ्योरी में धनायनिक लिगेंड का जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो होते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक संयोजकता, मैं इसे शॉर्ट में सेकेंडरी वैलेंसी लिख देता हूं और इसे शॉर्ट में प्राइमरी वैलेंसी लिख देता हूं, ठीक है। तो आप
हिंदी में लिख लेना, आपको एग्जाम देनी है उसमें प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। समझने के पर्पज से सेकेंडरी वैलेंसी आप लिख सकते हो। तो सेकेंडरी वैलेंसी तुम हिंदी में लिखना द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ, कंपटीशन एग्जाम वाले शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी ऋणात्मक व उदासीन दोनों प्रकार के लिगेंडों से संतुष्ट हो जाती है। दोनों ही प्रकार के लिगेंडों से सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। नेक्स्ट बात, इसने कहा था कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, प्राथमिक संयोजकता, ये आयनिक प्रकृति की होती है, आयनिक प्रकृति की होती है। आप स्वयं देख सकते हो, ऊपर जो कॉम्प्लेक्स लिख रहा है इसमें ये वाला पार्ट टूटेगा क्या, नहीं, ये वाला पार्ट टूटेगा और यही इसकी प्राथमिक संयोजकता को डिसाइड कर रहा है। तो ये आयनिक है, प्रति आयन में टूटेगा, 3Cl- बाहर निकलेंगे, तो ये आयनिक नेचर की होती है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी अनआयनिक प्रकृति की होती है, अनआयनिक नेचर की होती है। कौन सी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट बात ये क्या कहता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राथमिक संयोजकता, ये अदिशात्मक होती है। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है, अदिशात्मक होती है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, दिशात्मक होती है एवं संकुल की ज्यामिति का निर्माण करती है। संकुल की ज्यामिति के निर्माण में योगदान देती है। मतलब जो दिशात्मक होगा उसकी फिक्स दिशा होगी कि लिगेंड कहाँ से अटैक कर रहा है, कितना चार्ज वो दे रहा है, और वो कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय बनाएगा या चतुष्फलकीय बनाएगा या पेंटागोनल बनाएगा, कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, वो सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा डिसाइड होता है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है इसको डॉटेड लाइन में दर्शाया जाता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसे भरी हुई लाइन में या डैश में डायरेक्ट दर्शाया जाता है। तो यह डॉट 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 लाइन से प्रदर्शित की जाती है, और यह डायरेक्ट पूरी लाइन से प्रदर्शित की जाती है। ये बातें आपको याद रखनी है। ये बर्नर के द्वारा अपनी थ्योरी में ये पॉइंट बताए गए थे, ठीक है। अब इन पॉइंटों के बाद बात आती है कि बर्नर सिद्धांत जो है उसको कैसे हम अप्लाई करें और किस तरह से इस बर्नर सिद्धांत के द्वारा हम यौगिकों को सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट करते हैं। बर्नर ने क्या क्या थ्योरी, मतलब क्या क्या बातें इसके अंदर बताई थी इनके अलावा। अब यदि बोर्ड लेवल पर चलें तो यहाँ तक बताकर एक क्वेश्चन बता के सॉल्व कर दिया जाता है, इतना ही बोर्ड लेवल में दिया हुआ होता है। लेकिन हम थोड़ा सा इसे और आगे विस्तृत करके बताऊंगा मैं कि इसने कैसे कैसे कंपाउंडों को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों को सेपरेट किया था और कैसे उनके फॉर्मूले इजाद किए थे, ठीक है। यहाँ तक आप कॉपी कर लो, ठीक है। चलो मैं अरेंज कर रहा हूँ इसको, आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, आराम से आप पॉज लेकर उतार लो इसको। अब बोर्ड लेवल पर तो बहुत ज़्यादा नहीं है,
लेकिन इसने क्या 3 मेथडों के द्वारा कंपाउंडों को सेपरेट किया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों को। और वो 3 मेथड कौन कौन से दिए थे इसने, बर्नर ने? तो इसका पहला मेथड जो था वो था इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड। हिंदी में बोलो या इंग्लिश में सेम ही है, विद्युत आवेशित मेथड इसने दे दिया था। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड क्या होता है कि आज से 125 साल पहले इस मेथड को इसने अप्लाई किया था, ये सोचने वाली बात है। और इस मेथड के बारे में इसने बताया था कि अच्छा एक चीज़ मेरे को आप ये बताओ, इस मेथड को बाद में पढ़ेंगे, कि एक तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक, विद्युत पढ़ते हैं हम, तो वायर में जो विद्युत यानी कि तार में यदि जो धारा चलती है वो चलती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉनों के फ्लोनेस के कारण। और जो बिलियन होते हैं उन बिलियनों में धारा प्रवाहित किसके कारण होती है? आयंस के कारण। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो नेगेटिव आयन हो। तो आयनों के फ्लोनेस के कारण इलेक्ट्रिसिटी को क्या होता है? फ्लोनेस होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो मैं पानी में डिजोल्व करूंगा तो अपने आयनों में टूट जाएंगे। एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज होगा, और एक मेरे पास प्रति आयन होंगे तो वो भी अपने आयनों में टूट जाएंगे। तो यहाँ पर आयन बनेंगे और उन आयनों के आधार पर इसने इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड को अप्लाई किया था। और क्या कहा था? इसने कहा था कि किसी बिलियन में जितने ज़्यादा आयन बनते हैं उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, आयनों की संख्या बढ़ेगी, मोर विल बी द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी बढ़ती चले जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकती है, मान के चलो तुम्हारे पास 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक मेरे पास इस हाथ में है और एक मेरे पास इस हाथ में, मैंने दोनों को पानी में डाल दिया। अब दोनों के आयन बिल्कुल बराबर बने, यानी कि इस वाले में भी 2 आयन प्राप्त हुए, एक धनायन एक ऋणायन, और एक इस पर भी धनायन ऋणायन प्राप्त हुए, मतलब 2 आयन ये वाला दे रहा है और 2 ये दे रहा है। तो फिर उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? कौन चालकता ज़्यादा दर्शाएगा? ठीक है, विद्युत की चालकता मेथड बोलते हैं इसको। तो कौन विद्युत की चालकता ज़्यादा दर्शाएगा? तो उसके लिए भी एक बात बताई थी इसने, यदि किसी बिलियन में समान आयन प्राप्त होते हैं तो उस बिलियन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अधिक होती है जिस पर आवेश अधिक होता है, जिस पर आवेश अधिक होता है। चलो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं ऊपर वाली लाइन का। ठीक है, देखना आप ध्यान से। मैंने एक तो लिया K3FeCN6, ठीक है, एक तो मैंने ये ले लिया है, और एक मैंने ले लिया K4FeCN6। अब दोनों के आयन बताओ आप मेरे को, कितने कितने आयन बनेंगे। तो इनके आयनों को यदि हम देखें तो इसके 2 पार्ट कर देते हैं, एक पार्ट तो K और एक पार्ट FeCN6। ये आगे वाला पार्ट हमेशा धनायन होता है, ये बात आपको मैंने बता दी। तो इस पर तो आ जाएगा पॉजिटिव और पीछे वाले पर नेगेटिव। पोटेशियम के 3 हैं, यहाँ पर जो लिख रहा है वो यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ जो लिख रहा है वो यहाँ पर। तो इसमें टोटल आयन कितने बनेंगे? 4, एक तो ये और 3 ये, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे? 4। इसको तोड़ें हम तो आगे तो K आ जाएगा और पीछे आ जाएगा FeCN6, फर्स्ट पर पॉजिटिव सेकंड पर नेगेटिव।
पोटेशियम यहाँ 4 लिख रहा है तो 4 यहाँ पर पहुँच जाएगा, और पोटेशियम के 4 हैं तो यहाँ पर, और FeCN6 का एक ही है और यहाँ कुछ लिख नहीं रहा जो इधर मैं पहुँचाऊँ। तो इसके टोटल आयन कितने बनेंगे मेरे पास? इसके बनेंगे 4 and 1 5। ठीक है। अच्छा अब आप बताओ, इसमें तो नंबर ऑफ आयन 4 हैं और इसमें नंबर ऑफ आयन कितने? 5। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जिस विलयन में जितने ज़्यादा आयन बनते हैं उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी K3FeCN6 की ज़्यादा होगी या K4FeCN6 की ज़्यादा होगी? मतलब विद्युत की चालकता इन दोनों में से कौन ज़्यादा प्रदर्शित करेगा? विद्युत का फ्लोनेस ज़्यादा किस में होगा? K4FeCN6 में। और इसी टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल तो हो गया फर्स्ट वाली लाइन का। अब मैं सेकंड वाला एग्जाम्पल देखता हूं, आप नोट कर लेना। देखो देखोगे ध्यान से, सेकंड एग्जाम्पल में ले रहा हूं CONS3 का होल 5 BrSO4, और एक मैं ले लेता हूं CONS3 का होल 5 SO4 Br। ये मैंने दो कंपाउंड ले लिए। अब इसके आयन बनाओ। तो पहला पार्ट तो CONS3 का होल 5 Br और बाहर क्या आ जाएगा? SO4। आपको पता है SO4 पर -2 होता है, ये एक न्यूट्रल है, तो इस पर कितना हो जाएगा? +2। भाई फर्स्ट वाले पर प्लस, सेकंड वाले पर माइनस। SO4 आपको याद होना चाहिए, SO4 पर -2 चार्ज होता है, मैंने लेगेंड के रूप में भी आपको लिखाया हुआ है। और ये उदासीन है, कहीं पर प्लस माइनस दिखाई दे रहा है क्या? इस पर नहीं, तो इस पर -2 है तो इस पर क्या होगा? +2 ऑब्वियसली। इसको तोड़ोगे आप, CONS3 का होल 5 SO4 और Br। ठीक है, Br लिगेंड, Br क्या होता है? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड पर -1 होता है तो यहाँ माइनस, और ये उदासीन है देखो, तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है। अच्छा अब आप चेक करके देखो इसमें टोटल आयन कितने बनेंगे? 1 and 1 2। इधर कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, और इधर टोटल आयन कितने बनेंगे? 2। तो नंबर ऑफ आयन कैसे आ चुके हैं? सेम। और जब नंबर ऑफ आयन समान प्राप्त होते हैं तो उस विलयन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अधिक होती है जिस पर चार्ज अधिक होता है, आवेश अधिक होता है। तो इस पर देखें तो +2 -2 चार्ज ज़्यादा है, और इस पर +1 -1 चार्ज कम है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? इस विलयन की ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बात बर्नर ने बताई थी कि किस तरह से हम विद्युत की चालकता कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। RBSc बोर्ड में इतना नहीं दे रखा होता, लेकिन एक्चुअली अब पेपर जो आपके हुआ करेंगे वो आगे से पेपर नई शिक्षा नीति के तहत थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के बना करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या नॉलेज की भी ज़रूरत होती है थोड़ी सी। जरूर नहीं है किताब में जो लिखा हुआ है उसी पर बेस्ड पेपर आए। हो सकता है इस साल सिलेबस चेंज नहीं हो आपका और नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो तो पेपर उसी मेथड पर आ जाए, क्योंकि 11th क्लास में NCERT लागू किया गया है, 12th में अभी लागू नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर से आपकी नई शिक्षा नीति भी लागू हो जाएगी। तो वहाँ पेपर में ये नहीं कह सकते हम कि जो किताब में एज इट इज लिखा हुआ है वही उतर के आ जाए, हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें सीखने होंगे, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलो, तो ये पहला पॉइंट दे दिया था किसने? वर्नर ने, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड। अब सेकंड मेथड जो था इसका वो क्या था? आप इसे कॉपी कर लेना, मैं अरेंज कर रहा हूं। चलो आप इसे उतारो, मैं थोड़ा सा बॉडी में फ्यूल डाल लेता हूं। हाँ भाई, तो सेकंड मेथड क्या दे दिया था इसने? देखोगे आप ध्यान से, अवक्षेपण मेथड यानी अवक्षेपण विधि, प्रेसिपिटेड। सेकंड था
प्रेसिप्यूटेड मेथड, अवक्षेपण विधि भी बोलते हैं हिंदी में। अब अवक्षेपण विधि में इसने क्या बताया था कि अवक्षेप जो बनेगा उसके आधार पर कॉम्प्लेक्स की नेचर डिसाइड की जाएगी कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर इसने कंपाउंड के फॉर्मूलों के बारे में जानकारी दी। जैसे मान के चलो मेरे पास कंपाउंड है COCl3.6NH3 और इसकी क्रिया मैंने करवा दी सिल्वर नाइट्राइट के संग, NO3 ले लो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और ये किस में लिया गया, आधिक्य में, यानी कि एक्सिस में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लिया गया। ठीक है, और वो मेरे से कह रहा है कि मुझे तो यहाँ पर प्राप्त हुए 3 मोल AgCl, किसके रूप में, अवक्षेप के रूप में। अवक्षेप क्या होता है, क्रिया करने के बाद तले में जो पदार्थ बैठ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसे अवक्षेप बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, शॉर्ट में PPT बोल देते हैं। तो 3 मोल AgCl PPT के रूप में प्राप्त हुआ। PPT प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है इसका फॉर्मूला बताओ इस कंपाउंड का। तो भाई एक बात ये बताइए आप मेरे को कि 3 मोल AgCl प्राप्त हुआ, तो ये 3 Ag कहाँ से आए, यहाँ से। आधिक्य का मतलब कितना है, कितने भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ों तक। ठीक है, जितने चाहिए उतने निकल जाएंगे। और Cl3 कहाँ से आए होंगे, यहाँ से। और ये जिस रूप में होगा वो कॉम्प्लेक्स रूप होगा इसका, और वो कॉम्प्लेक्स रूप क्या हो सकता है। एक बात आप मेरे को खुद सोच कर ये बताइए कि CONH3 का होल 3 Cl3 और भार 3 NH3 लिख दूं मैं, तो क्या ये हो सकता है क्या, आप खुद सोच के बताओ। क्योंकि टूटेगा तो 3 NH3 अलग होंगे यहाँ से तो, और NH3 थोड़ी क्रिया कर रहा है, Cl क्रिया कर रहा है, ये भाग तो टूट ही नहीं सकता, और टूटेगा नहीं तो क्या क्लोरीन निकलेगा, नहीं। तो इसका मतलब ये 3 क्लोरीन यदि निकाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 3 क्लोरीन कहाँ पर होंगे, बाहर होंगे। समझ में आ रही है बात आपके। चलो मैं एक तरह से और बताता हूँ। अभी तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस बेस पर, यहाँ से 3 निकले ना, तो 6 के 6 NH3 कहाँ पर हैं, अंदर, और तीनों क्लोरीन कहाँ पर हैं, बाहर। जिससे ये टूटेगा तो ये पार्ट अलग और 3 क्लोरीन अलग, और वो तीनों क्लोरीन जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो Ag से तुरंत क्रिया करके क्या बना देंगे, AgCl। आ रही है बात समझ में। चलो और देखो, यही कंपाउंड COCl3.6NH3 ये फिर से क्रिया करे AgNO3 के साथ, आधिक्य ही ले रहा हूं मैं तो, और क्वेश्चन में वो मेरे से कह रहा है कि 2 मोल AgCl प्राप्त हुए मेरे को, तो अवक्षेप के रूप में बैठ गए नीचे। अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा। तो वो कह रहा है कि 2 मोल AgCl प्राप्त हुए, इसका मतलब बाहर जो टूटने वाले थे वो 2 ही Cl थे, 3 नहीं थे। 3 होते, जैसे ये 3 लिखे मैंने, अब बाहर कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो इसका कॉम्प्लेक्स रूप क्या बनेगा, CONH3 कितने रह जाएंगे, 5, और एक Cl कहाँ आ जाएगा, अंदर, और बाहर कितने रह जाएंगे, 2 क्लोरीन। एक NH3 लगाओ तो लगा लो, नहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, .NH3 लगाना चाहो तो लगा लो। तो इस तरह से ये क्या है कि बाहर चला जाएगा कौन, एक NH3, और Cl कहाँ जाएगा, अंदर। क्योंकि अब 2 AgCl प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब बाहर 2 ही क्लोरीन है मेरे पास, 3 नहीं है उस समय। ठीक है, तो 2 क्लोरीन है मेरे पास, और वो दोनों क्लोरीन Ag से क्रिया करके 2 मोल AgCl बना देते हैं। तो ये बात बता दी थी किसने, PPT मेथड के आधार पर, कि कैसे कोई भी मेरे पास कंपाउंड है उसका मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं उस कंपाउंड को। ठीक है, और यही राजस्थान बोर्ड की किताब में है जो तुम पेपर में दोगे। ठीक है, तो ये मेथड अपन के समझ में आना चाहिए, और अगला मेथड भी सेम इसी बेस पर है। ठीक है, तो ये मेथड शायद आपके समझ में आ गया होगा। यदि मैं यहाँ पर 2 की जगह 1 कह देता तो बताओ फॉर्मूला क्या होता। अब आप क्या बताते, आप बताते CONH3 का होल 4, और कितने क्लोरीन अंदर, 2, अंदर 6 ही रखने हाईएस्ट। ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 6 NH3 और एक आध क्लोरीन अंदर ले आए तो क्या फ़र्क पड़े, तो ऑक्टाहेड्रल तक ही है हमारे सिलेबस में। और बाहर क्या हो जाएंगे, 2 NH3,
ये फॉर्मूला बन जाएगा कब, जब एक होगा। जब दो होंगे तो ये तीन मिलेंगे, तो ये चार मिल नहीं सकते क्योंकि चार क्लोरीन तो है ही नहीं है मेरे पास। हाँ, PtCl3 होता तो हमें फिर चार मिल जाते, PtCl4 होता तो चार मिल जाते। ठीक है, तो आ रही है बात समझ में आपके अच्छी तरह से। तो ये मेथड था आपका प्रेसिपिटेटिंग मेथड, और इस मेथड में यदि आप थ्योरी में कुछ लिखना चाहो तो बस ये लिख सकते हो कि इस विधि में कोई कंपाउंड किसी अभिकर्मक से क्रिया करके उसके कुछ मोल प्रेसिपिटेट के रूप में बनाता है, पीपीटी के रूप में बनाता है। ठीक है, चलो थर्ड पर आते हैं हम, थर्ड मेथड पर। इसका थर्ड मेथड होता है स्कोपिक मेथड। इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म विधि भी बोला जाता है, अनुसंख्यक गुणधर्म मेथड भी बोल दिया जाता है। एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होते हैं। विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उस पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, वो गुण अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। चार होते हैं, कौन कौन से? बाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में बाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण एवं परासरण दाब। इनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक फैक्टर और पढ़ना पड़ता है हमें, वॉन हाफ फैक्टर। वॉन हाफ फैक्टर यानी कि गुणांक, जिसे शॉर्ट में आई से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई से। तो वॉन हाफ फैक्टर क्या था कि वॉन हाफ ने यह बताया था कि कोई भी कंपाउंड है उसके कितने आयन वो विलयन के अंदर जाकर बनाता है, उसके बारे में वॉन हाफ हमें नॉलेज देता है। लेकिन इसके लिए शर्त होती है कि कंपाउंड 100% क्या होना चाहिए? आयनित होना चाहिए। कंपाउंड 100% क्या होना चाहिए? आयनित होना चाहिए। भाई आयनित होगा तभी तो वो आयन के रूप में बदलेगा। ठीक है, तो उसका 100% आयोनाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं कि 50% टूट गया, 50% अभी कॉम्प्लेक्स रूप में ही है, वो पूरा टूट जाना चाहिए। जितने भी आयन बनाए, चाहे 2 बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, पूरा टूट जाना चाहिए वो। ठीक है, अब ये मेथड बिल्कुल सेम उसी प्रकार का है जिस प्रकार का अभी आपने प्रेसिपिटेटेड मेथड पढ़ा था। जैसे मेरे पास COCl3 डॉट NH3 6NH3, COCl3 डॉट 5NH3, COCl3 डॉट 4NH3 और COCl3 डॉट 3NH3। ये मेरे पास सबके एक एक मोल उपस्थित हैं। मेरे पास सभी के कितने? एक एक मोल उपस्थित हैं प्रत्येक के। ठीक है, और इन सभी की क्रिया करवा रहा हूं मैं किससे? AgNO3 के एक्सिस से। और सब में कैसा लेना पड़ रहा है मेरे को? आधिक्य में। ठीक है, AgNO3 के साथ मैं क्रिया करवा रहा हूं और सभी में AgNO3 कैसे ले रहा हूं? आधिक्य में ले रहा हूं। ठीक है, अब वो मेरे से कह रहा है, क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, ये मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करके बता रहा हूं। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, वो कह रहा है मेरे को यहां पर 3 मोल AgCl प्राप्त हुआ, 2 मोल AgCl प्राप्त हुआ, 1 मोल
AgCl प्राप्त हुआ और यहाँ पर 0 मोल AgCl प्राप्त हुआ, यानी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, प्राप्त ही नहीं हुआ। अब वो कह रहा है फॉर्मूले बताइए। अच्छा, अभी तक जो PPT मेथड था, प्रेसिपिटेट मेथड, उसमें आपने ये तो जान लिया होगा कि 3 मोल AgCl कब प्राप्त होगा, जब 3 क्लोरीन आयन बाहर होंगे, किससे, बड़े कोष्टक से। 2 मोल AgCl कब प्राप्त होगा, जब 2 आयन बाहर होंगे। ये कब प्राप्त होगा 1 मोल, जब 1 Cl बाहर होगा। और ये कब होगा, जब 1 भी Cl बाहर नहीं होगा। तो इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे, तो देखो इसका फॉर्मूला बनेगा, यदि मैं यहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर बना देता हूँ पहले का, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। चलो यहीं पर लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 Cl कब निकलेंगे, जब 3 बाहर होंगे। तो ये बनेगा CONH3 का होल 6 Cl3। सही है। इसका फॉर्मूला बनाए हम, 2 क्लोरीन बाहर होने चाहिए, तो एक कहाँ जाएगा, अंदर। CONH3 कितने हो जाएंगे, 5, 1 क्लोरीन अंदर और 2 क्लोरीन बाहर। चलो अब इसका तो तुम बता दो भाई, क्या होगा, 1 Cl बाहर होगा और 2 Cl कहाँ होंगे, अंदर। CONH3 का होल 4 Cl2 और 1 Cl बाहर, और इसमें एक भी Cl बाहर नहीं होगा। CONH3 का होल ट्राइस और Cl3 बाहर, कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरे पास जो पहला पार्ट आया, कौन सा, ये वाला, इसमें I की वैल्यू कितनी होगी, I यानी कि 1/2 फैक्टर, कितने भागों में ये आयनित होगा। अच्छा, इसके कितने पार्ट बनेंगे खुद देख कर बताओ अब, बिना तोड़े। एक तो पूरा ये और 3 क्लोरीन, कितने पार्ट बनेंगे, 4। इसके कितने बनेंगे, एक तो ये और 2 ये टूटने वाला पार्ट है और ये नहीं टूटने वाला पार्ट है, तो कितने, 3। इसके एक तो ये टूट जाएगा और एक ये, कितने होंगे, 2। और इसका एक भी नहीं, या फिर एक स्वयं उदासीन होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखें, या तो एक खुद को लिख दो, नहीं तो आयन तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये उदासीन है और उदासीन पर कोई आवेश नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली वैसे जब इसकी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा तो यहाँ पर +3 आयन मेरे पास आएंगे, क्योंकि कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर +3 में। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज अभी नहीं है यहाँ पर। ठीक, चलो, तो इसका कितना बना, एक यही बन गया, ये मान लो आप तो। ठीक है, अच्छा, अब जो एक यहाँ पर बन रहा है, इनसे अब मेरे को इनकी स्ट्रक्चर पता करनी है। आयन तो मेरे को पता चल गए कितने कितने आयन बने, और उसके आधार पर मैंने फॉर्मूला बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला बना है मेरा, इस फॉर्मूले के आधार पर मेरे को बताना होगा कि इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले मैं इनकी दोबारा लिख रहा हूँ, CONH3 का होल 6 Cl3, दूसरा क्या था, CONH3 का होल 5 Cl और बाहर Cl2, CONH3 का होल 4 Cl2 Cl और CONH3 का होल ट्राइस Cl3। ठीक है, I की वैल्यू हो ही गई। अब बात करते हैं हम एक तो प्राइमरी वैलेंसी की और एक सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता की। चलो, प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा संतुलित होती है, प्राथमिक संयोजकता हमेशा ऋणायन के द्वारा संतुलित होती है, और द्वितीयक संयोजकता किसके द्वारा संतुलित होती है, ऋणायन के द्वारा भी हो सकती है, धनायन के द्वारा भी हो सकती है। ऋणायनिक पार्ट कौन है, क्लोरीन, तो कितनी, 3, कितनी, 3 क्लोरीन है, तीनों इसको क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। मेरे पास पार्ट तो ये है ना, COCl3। ठीक है भाई, प्राथमिक संयोजकता किसको बताती है, ऑक्सीकरण अवस्था को। यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कहीं से भी निकाल कर देख लो, X 0 -3 = 0 +3,
x 0 -1 -2 बराबर 0 +3, x 0 -2 -1 बराबर 0 +3, और यहाँ पर भी +3। तो सबकी +3 ही तो आ रही है ऑक्सीकरण अवस्था। तो प्राइमरी वैलेंसी तो सबकी कितनी हो जाएगी? +3। जिनको कौन व्यक्त कर रहा है? क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि ऋणायन ही प्राथमिक संयोजकता को संतुलित कर रहा है। ये 3 क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन। अब सेकेंडरी वैलेंसी को कौन ऑक्यूपाई करता है? सेकेंडरी वैलेंसी को दो तरह के आयन, दो क्या 3 तरह के आयन, लेकिन उसको पॉजिटिव लिगेंडों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो कौन कौन करेगा? ऋणात्मक करेगा और उदासीन करेगा। यहां पर 6 के 6 क्या है? उदासीन, यानी कि 6 के 6 NH3 इसको क्या कर रहे हैं? संतुलित कर रहे हैं। यहां पर NH3 कितने रह गए? 5। और सेकेंडरी जो वो होती है वैलेंसी, ये दिशात्मक प्रकृति की होती है और कंपाउंड की ज्यामिति को भी व्यक्त करती है। अब ज्यामिति को व्यक्त करने वाले कौन हो गए? ये दोनों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होता है वो ज्यामिति को व्यक्त करता है। संरचना उसी के आधार पर बनती है, अंदर वालों के आधार पर, बाहर वालों के आधार पर संरचना नहीं बनती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी अब भी 6 ही है। ध्यान देना, सेकेंडरी वैलेंसी अंदर जो लिख रहा है वो सेकेंडरी है। 6 लिख रहा है, 6 लिख रहा है, 4 और 2 6 लिख रहा है, 3 और 3 6 लिख रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी है तो कितनी है? 6 ही है सब में। ठीक है, अब तुम कहोगे फिर ये प्राइमरी 3 3 क्यों कर दी? तो भाई प्राइमरी भी 3 ही होगी, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सीडेशन नंबर को व्यक्त करती है, और जिस चीज से मेरा ऑक्सीकरण अंक निकल रहा है वो प्राइमरी वैलेंसी होगा। तो यहाँ तो इन 3 से निकल रहा है, यहाँ इन 3 से निकल रहा है, इन तीनों से निकल रहा है और इनसे निकल रहा है। तो प्राइमरी 3 3 3, सेकेंडरी 6 6 6 सभी की। और ये 6 में योगदान कौन दे रहा है? तो 5 तो NH3 और 1 Cl। इस 6 में योगदान कौन दे रहा है? 4 NH3 और 2 Cl, और यहाँ पर 3 NH3 और 2 Cl, ये इसका योगदान दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये इनका योगदान होगा जो सेकेंडरी वैलेंसी को में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब कहो कि इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, संरचना कैसे बनेगी? तो देखो, समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 6 और समन्वय संख्या 6, और समन्वय संख्या 6 जिसकी होती है ना, उसकी स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल। अब वो बनाई कैसे जाती है? तो मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं इसको। देखो, इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सबसे पहले CONH3 का होल 6 Cl3, बीचों बीच CO 1 2 3 4 5 6। याद आ रही है? सेकेंडरी वैलेंस को डायरेक्ट लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कौन है? NH3 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 और NH3। प्राइमरी वैलेंसी को डॉट 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 लाइनों से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक तो मैं देखो इधर लगा दूं, एक इधर लगा दूं, क्लोरीन, एक इधर लगा देता हूं क्लोरीन, और एक आप स्वतंत्रों कहीं पर भी लगा दो जहां आपके मन में आए, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे अगल बगल जहां मन में आए। चलो यहां लगा दो। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। डॉटेड लाइन प्राइमरी वैलेंसी को, डार्क लाइन सेकेंडरी वैलेंसी को। चलो अब दूसरे की स्ट्रक्चर आप बनाओ। CONH3 का होल 5 Cl, और बाहर आ जाएगा आपका Cl2। ठीक है, चलो तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब कहोगे 6 तो है ही नहीं है, तो 6 हैं, 5 NH3 और 1 Cl। तो क्या करोगे? एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3, यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी, कहीं पर भी लगाओ जो तुम्हारे मन में आए, और एक Cl। और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। अब आप कहोगे ये कैसे लगाएं? क्लोरीन तो 2 ही बचे हैं। अब तो मैं बताता हूँ ना कैसे लगाओ। एक तो यहाँ लगा ही दोगे, दूसरा यहाँ लगा दोगे, और तीसरा यहाँ लगा दो। मतलब
यही क्लोरीन प्राइमरी को भी बैलेंस कर रहा है 3 होने के कारण, और यही क्लोरीन सेकेंडरी को भी बैलेंस कर रहा है। तो सेकेंडरी को तो डार्क लाइन से और डॉट 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 लाइन से प्राइमरी को तो दोनों लाइन एक पे ही लगा दो। क्लियर? तो अब शायद आप थर्ड वाला खुद बना सकते हो इसकी स्ट्रक्चर। कैसे? CONH3 का होल 4 Cl2Cl, समन्वय संख्या तो 6 ही है, तो आकृति तो कैसी बनेगी? अष्टफलकीय। क्या करोगे? 4 NH3 हैं, 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। ठीक है। और अब क्या करोगे? अब 1 क्लोरीन एक्स्ट्रा में लगा दो, बाकी ये इसको भी बैलेंस करेगा और ये इसको भी बैलेंस कर देगा। ठीक है। और लास्ट एक स्ट्रक्चर और बची, CONH3 का होल्ट्राइस Cl3। इसकी तो बना दो भाई। कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6। क्या करोगे? 3 तो NH3 लगा दो, 1 2 3, और 3 क्या लगा दो? क्लोरीन, और तीनों पे डॉट 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 भी लगा दो। ठीक है। तो 3 डॉट 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 प्राइमरी, 3 डार्क सेकेंडरी और 3 डार्क सेकेंडरी, तो 6 तो हो गए सेकेंडरी वैलेंसी और 3 हो गई प्राइमरी वैलेंसी। तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर बताई थी किसने? बर्नर ने। और प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को इस तरह से इसने प्रदर्शित किया था। ठीक है। तो ये बर्नर थ्योरी है आपकी, और इस पर आधारित कोई क्वेश्चन आप करके देखोगे। और बोर्ड के एग्जाम में तो ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं, बस आपसे ये पूछ सकता है कि इतने AgCl बाहर निकले, बताओ क्या स्ट्रक्चर होगी। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप अपनी राजस्थान बुक की जो बुक है, बोर्ड वाली जो बुक है, उसमें से करके देखना एक आध क्वेश्चन, और आपको बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और कंपटीशन एग्जाम के लिए अपनी सीट वगैरह को सॉल्व करो बर्नर थ्योरी को, ये भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लोगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।